हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपवर्क विद टीचर्स एकेडमी पे। मेरा नाम है अनीता। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन डी के बारे में बहुत ही डिटेल में। और इससे पहले जो है मैंने विटामिन ए के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसका जो है आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो की लिंक दे दूँगी, आप अच्छे से आराम से देख सकते हैं। और देखिए, हम जो है आज पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में जो पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है और इसकी खोज किसने की, कैसे पता चला कि विटामिन डी जो है हमारे लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ में जानेंगे कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या इसकी कमी से कौन-कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो देखिए, एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बिल्कुल भी बिना स्किप किए, क्योंकि अगर गलती से भी आप एक भी वीडियो, एक भी पेज अगर स्किप कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो 1 नंबर दिलाने वाला प्रश्न उसी जो है स्किप किए हुए वीडियो से ही आने वाला हो। तो एग्ज़ाम में वो आपको 1 नंबर दिला सकता था, लेकिन आपने स्किप कर दिया। तो बिना स्किप किए आप पढ़िए आराम से डिटेल में। तो चलिए, अब बात तो बहुत हो गई, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले विटामिन डी का इतिहास क्या रहा है, इसकी खोज कैसे हुई और इसको किन किन नामों से जाना जाता है, पहले ये जानेंगे। तो विटामिन डी क्या है, एक वसा में घुलनशील है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है दूसरी, जो कि वसा में घुलनशील है। इसे अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी कहते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विटामिन क्या करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से अभी हम इसके अन्य नाम में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या। देखिए कैसे इसके अन्य नाम में भी हैं, जैसे विटामिन डी क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह एंटी रिकेट्स विटामिन है, मैंने पहले भी बताया आपको। इसको सनसाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रासायनिक नाम तो पूछ ही लेता है एग्जाम में। तो कैल्सीफेरॉल है, इसको हम याद रखेंगे। देखिए क्या करता है, कैसे याद रखेगा, याद कैसे रखेंगे इसके रासायनिक नाम को। तो देखिए, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम सबको पता है कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो विटामिन डी भी क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमें धूप में रहने के लिए कहा जाता है ना। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कैल्शीफेरॉल। ठीक है, कैल्शियम के साथ इसकी बहुत गहरी दोस्ती है और फास्फोरस के साथ भी। अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैल्शियम और फास्फोरस के साथ इसकी एकदम से बेस्ट फ्रेंड है एक दूसरे के। तो चलिए फिर देखिए आगे क्या है कि इसकी खोज किसने की, इसके बारे में जानते हैं। तो विटामिन ई की खोज किसने की, तो देखिए सन 1922 का समय चल रहा था और मैकोलम थे और तथा उनके सारे दोस्त मित्र मिलके क्या कर रहे थे, जितने भी कोवर्कर थे सब मिलके कार्ड लिवर ऑयल से विटामिन डी को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। अलग करने की कोशिश क्या, पूरी तरीके से वो सफल हो चुके थे। देखिए उन्होंने क्या किया, विटामिन जो कार्ड लिवर था उससे विटामिन ए को अलग कर दिया। तब पर भी उन्होंने देखा कि क्या हुआ कि जो रेकेट्स जो था उसका इलाज फिर भी किया जा सकता था। तो इस तरीके से उन्होंने कार्ड लिवर से ही विटामिन डी की खोज की। किसने किया, तो मैकोलम के साथ मिलकर उनके साथियों ने मिलकर ही काम किया था, उन्होंने ही खोजा। और विटामिन ए की भी खोज किसने की, तो मैकोलम ने ही की है। और विटामिन डी की खोज किसने की है, तो मैकोलम ने की है। बस सन का अंतर है, वो 1912 में किया गया था, इन्होंने 1920 में किया गया था। देखिए हम अब देखेंगे कि रिसोर्स क्या है विटामिन डी के। तो फिश फिश है, और क्या है ये, सीरियल, ग्रान, बटर है, मिल्क है, चीज़, होल ग्रान्स और सनलाइट। सनलाइट क्या करता है, देखिए हमारी जो मतलब वो होता है फैटी टिश्यूज़ होते हैं ना, जैसे मान लीजिए हैंड हो गया हमारा और इसमें फैटी टिश्यूज़ होते हैं। ये हमारी स्किन हो गई, स्किन में क्या होते हैं, फैटी टिश्यूज़ होते हैं। ये जब हमारी ये सनलाइट इस स्किन पे पड़ती है तो जो फैटी टिश्यूज़ है ऑटोमेटिक किस में बदल जाते हैं, विटामिन डी में बदल जाते हैं। इसीलिए सनलाइट भी क्या है, विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। अब सोर्स की बात हो गई, तो अब देखिए विटामिन डी कितने प्रकार का है। जिस तरीके से हम लोगों ने विटामिन ए पढ़ा था, कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के थे। उसी तरीके से विटामिन डी भी 2 तरीके का है। वैसे तो है कई तरीके की, लेकिन जो मुख्य हैं, जो हमारे काम आते हैं, जो हमें जो है मजबूती और प्रतीक्षा प्रदान करते हैं, वो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विटामिन डी टू, जो कि कहाँ से मिलता है, यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। विटामिन डी टू कहाँ मिलता है, तो ये एक तरीके से जो है प्लांट्स रिसोर्स है और इसे
एर्गोस्टीरॉयड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एर्गोस्टेरॉयड या प्रो विटामिन डी भी कहा जाता है। प्रो विटामिन डी क्यों, क्योंकि देखिए D2 जो है डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होता है, ये कब जो है विटामिन डी में बदल जाता है, जब जो एर्गोस्ट्रॉयल होता है उसमें सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब क्रिया करती हैं तब जाके ये कैल्सिफेरॉल में बदलता है, ठीक है। और ये कहाँ रहता है, फफूंद तथा खमीर में भी सर्वाधिक रूप से ये पाया जाता है। ओके, देखिए ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। जिस तरह से विटामिन ए एक प्रो विटामिन है, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलते हैं। जैसे कि हम सी खा लेते तो डायरेक्ट हमको मिल जाता है, लेकिन ये जो विटामिन डी हो गया, ए हो गया, ये सब प्रो विटामिन है। हमें डायरेक्ट फॉर्म में नहीं बल्कि इनडायरेक्ट फॉर्म में लेते हैं, शरीर में जाने के बाद हम फिर वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। ओके, जो विटामिन ए था वो लीवर में कन्वर्ट होता था विटामिन ए में, और लेकिन जो विटामिन डी है वो कहाँ कन्वर्ट होता है, जो फैटी टिश्यूज होते हैं, वसीय जो ऊतक होते हैं उसमें जाके विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देखिए दूसरे तरह की विटामिन कौन सी है, तो विटामिन D3 है, जिसको और किस नाम से जानते हैं, तो जानते हैं 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। ये एनिमल रिसोर्स से मिलता है और ये सबसे एक्टिव फॉर्म में है। किसमें है, एक्टिव फॉर्म में होता है, और बाकी जो विटामिन D2 है उतना एक्टिव नहीं है। और यह मछलियों के तेल में पाया जाता है, ठीक है। और मनुष्य की त्वचा के नीचे 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है, लेकिन जब सूर्य की किरण इस पे पड़ती है, हमारी त्वचा पे, स्किन पे पड़ती है पराबैंगनी किरणें, तो उसके संपर्क में आने के बाद विटामिन डी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे एक्टिव फॉर्म विटामिन डी का कौन सा है, तो विटामिन D3 है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, तो विटामिन डी की क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके का दिखता है, इसका रंग रूप कैसा है। तो विटामिन डी अपने शुद्ध रूप में अगर हम कहें कैसा दिखाई देता है, तो बिल्कुल ही श्वेत मतलब सफ़ेद, रवेदार एकदम, और गंध रहित होता है, बिल्कुल स्मेल नहीं होती है इसमें। और वाइट एकदम क्रिस्टल फॉर्म में होता है, विदाउट स्मेल की होती है। इस पे ताप और क्षार और ऑक्सीजन का बिल्कुल भी एकदम उसके प्रति कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, एकदम उसके प्रति स्थिर रहता है, क्योंकि ये ठोस फॉर्म में होता है। और साथ ही साथ में वसा में, और वसा के जो घोलक होते हैं उसमें ये घुल जाता है, जैसे कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इसमें क्या है, ये घुलनशील है। पर जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, ठीक है, इसकी ये विशेषता है। अब देखिए हम इसके पढ़ेंगे कि अवशोषण किसमें होता है, ये कहाँ पे विटामिन डी अवशोषित होता है, ऑब्जर्व कहाँ होता है, ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, तो इसका देखिए, इसका जो अवशोषण होता है कहाँ पे होता है, इसका जो अवशोषण होता है वो होता है भोजन द्वारा ग्रहण किया गया विटामिन डी छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। और पित्त रस तथा वसा इसके अवशोषण में मदद करते हैं। जैसे उसके जो विटामिन ए था वो भी वसा जो है मदद करता था, इसी प्रकार विटामिन डी के अवशोषण में कौन मदद करता है, पित्त रस, और साथ में बाइल जूस और फैट जो है मदद करता है इसके अवशोषण में। अब देखिए स्टोरेज कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए हमने विटामिन डी ले लिया है तो स्टोरेज भी तो होगा कहीं ना कहीं। तो देखिए स्टोरेज इसकी जो कहाँ होती है, संग्रहण कहाँ होता है इसका, तो विटामिन डी का संग्रहण मुख्यतः त्वचा में, बताया मैंने पहले ही आपको, फैटी टिश्यूज होते हैं उसमें, मस्तिष्क में, यकृत में होता है, मतलब लीवर में भी होता है अल्प मात्रा में, ये रक्त और फेफड़ों तथा प्लीहा में भी क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये स्टोरेज इसकी स्टोरेज क्षमता कहाँ पे सबसे ज़्यादा, वसीय अम्ल में होती, वसीय टिश्यू में होती है, ठीक। उत्सर्जन कैसे होता है, शरीर से बाहर कैसे निकल जाता है, जैसे मान लीजिए विटामिन डी खा लिया मैंने, तो वो बाहर भी तो निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, तो जो ये उत्सर्जन होता है इसका, एक्सक्रेशन जो होता है इसका, देखिए विटामिन डी का होता है जल में, यह घुलनशील है, इसलिए ये मूत्र के द्वारा तो नहीं निकलता है, लेकिन इसका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, मूत्र के द्वारा नहीं होता, लेकिन अल्प मात्रा में मल के द्वारा होता है, स्टूल के द्वारा जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। अब इसको मेज़र किस में करते हैं, तो देखिए इसका जो मेज़र होता है विटामिन ए की तरह ही विटामिन डी को भी, विटामिन ए और डी को किस में नापते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इकाई में नापते हैं, इंटरनेशनल यूनिट IU में नापते हैं, और साथ ही साथ में आजकल लेकिन इस किस में नापा जाता है, तो माइक्रोग्राम में, ठीक है, माइक्रोग्राम में नापते हैं। अब आइए विटामिन डी के फंक्शंस के बारे में जानते हैं, इसके कार्य क्या है विटामिन डी के, आखिर हम खा तो रहे हैं विटामिन डी ले रहे हैं, तो क्या कार्य करता है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है।
देखिए विटामिन ए की जो सबसे गहरी दोस्ती मैंने पहले ही बताया आपको कैल्शियम और फास्फोरस के साथ है। तो इसका अवशोषण कहाँ, कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करने में सहायक है, मतलब शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम ऑब्जर्व हो सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन डी उनके साथ रहे। फिर अस्थियों के निर्माण में, हमारी जो हड्डियां हैं उनके निर्माण में, फॉर्मेशन ऑफ द बोन के निर्माण में भी बहुत मदद करता है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस से तो हड्डियां बनी होती हैं और जो कि शरीर की वृद्धि विकास करती हैं। तो अगर विटामिन डी नहीं रहेगा तो हड्डियां ऑटोमेटिक जो है बड़ी नहीं होंगी, विकसित नहीं होंगी, और हमारी वृद्धि क्या होगी, अवरुद्ध हो जाएगी। तो ये वृद्धि में काम आता है। अब दांत भी हमारी जो एक किससे बने होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं। तो उसमें क्या करता है, मजबूती देता है, दांतों को स्ट्रांग बनाता है जो विटामिन डी है। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी करता है और साथ ही साथ में दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है विटामिन डी। ठीक है, और विटामिन डी दांतों के डेंटिन डेंटिन और एनामेल जो होती है उसके भाग को कैल्शियम और फास्फोरस के जमाव में मदद करता है, क्योंकि जो एनिमल होती है शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, तो इसी तरीके से वो जब तक कैल्शियम नहीं जमेगा तो कहाँ से मजबूत होगा। तो उसकी मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन डी। अब देखिए विटामिन डी क्या करता है, आंतों के स्लास्मिक झिल्ली जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करती है, कैल्शियम तथा फास्फोरस युक्त लड़ों के शोषण और शोषण हेतु उपयोगी बनाता है। ठीक है, इसको और शोषण कर लीजिए, अगर गलती से सॉरी शोषण कर गया, विटामिन डी की कमी से कैल्शियम तथा अवशोषण में कमी आ जाती है। अगर विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम और जो है फास्फोरस क्या होगा, अवशोषित नहीं होगा, अवशोषण नहीं हो पाएगा उनका। ठीक है, अब देखिए रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में भी तो कैल्शियम होता है, क्योंकि कैल्शियम रहता है तभी तो रक्त का खून का थक्का जमता है, तो कैल्शियम मदद करता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस का जो रक्त में मतलब जो मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, विटामिन डी करता है, कि ज़्यादा ना हो जाए। अगर ज़्यादा भी हो जाएगा कैल्शियम तो क्या हो जाएगा, जो रक्त नलिकाएं हैं उसमें जाके खून तो वो कैल्शियम जमा हो जाएगा। अगर कैल्शियम जमा हो जाएगा तो हमारा खून जो है अच्छे से बह नहीं पाएगा शरीर में। ठीक है, तो उसमें मदद करता है। वृद्धि और विकास में पहले आपको मैंने बता ही दिया कि वृद्धि में मदद करता है विटामिन डी, क्योंकि जो है ये फास्फोरस और कैल्शियम जो है विकास में मदद तो करती ही हैं। अब आता है पैराथायरॉयड ग्रंथि पर नियंत्रण करता है, ये रेगुलेट करता है जो हमारी पैराथायरॉयड जो ग्लैंड्स है उसको, और उससे निकलने वाले हार्मोन्स को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, नियमित करता है। ठीक है, ये सब विटामिन डी के क्या हो गए, काम हो गए। लेकिन अगर हम विटामिन डी नहीं नहीं ले पा रहे, उतना नहीं खा पा रहे हैं, अगर हमारे शरीर में उसकी कमी हो जा रही है, तो इसकी जो डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम आएगी शरीर में, वो कौन कौन से रोग हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले विटामिन डी जो रहता है उसके अभाव के कारण, मतलब अगर उसकी कमी हो गई तो रक्त में एल्काइन फास्फेटेज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी कमी से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। अगर ये फास्फेटेज बढ़ गया तो एल्काइन फास्फेटेज। अब विटामिन डी की हीनता के निम्न बीमारियां हो सकती हैं, अगर उसकी हीनता हो गई, कमी आ गई, तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी, देखिए एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देखिए। रिकेट्स, सबसे पहले तो रिकेट्स हो जाएंगी, फिर टिटैनी, दांतों का झड़ना या टूटना। ठीक है, और फिर इसके बाद अस्थि मृदुता, या तो इसको बोलते हैं ऑस्टेमलेशिया, फिर ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसके बारे में हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स जो है ये मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। रिकेट्स भी तीन तरीके का होता है, एक तो मतलब जो है वयस्क लोग होते हैं उनमें होता है, छोटे बच्चों में होता है, और जो बूढ़े हो जाते हैं तो उनमें भी होता है। तो अभी हम उस अब ये देखिए उनके नाम भी अलग अलग है। तो सबसे पहला जो रिकेट्स है ये छोटे बच्चों में होता है, जो रिकेट्स होता है यह रोग मुझसे छोटे बच्चों में होता है, बालकों में होता है। 6 माह से 18 माह तक के जो बालक होते हैं उनमें अधिक ये चीज़ देखी जाती है, रिकेट्स। और फास्फोरस की काफ़ी कमी हो जाती है इस रोग में, और शरीर क्या हो जाता है, शरीर इस रोग में विटामिन डी, कैल्शियम तथा फास्फोरस की अधिक कमी हो जाती है। ओके, देखिए ये है क्या है, ये रिकेट्स हो गया, बो लेग्स हो जाते हैं, मतलब कि धनुषाकार जो है पैर हो जाते हैं, धनुष के आकार का। देखिए इस तरीके से धनुष जैसा बन गया है, देखिए यहाँ पे ये ऐसे कर्व जैसा बन गया हुआ है ये वाला, और इधर भी एक कर्व बन गया, इधर भी। तो ये अंदर की ओर मुड़े होते हैं। ठीक है, ये होता है बो लेग। रिकेट्स के लक्षण क्या हैं, तो शिशुओं में देखिए क्या होता है, जो शिशु होते हैं उनकी खोपड़ों का अग्रभाग क्या होता है, देर से बढ़ता है।
जो हमारा सर होता है, सर के ऊपर देखिए जिसको तारू बोलते हैं, वो क्या होता है देर से भरता है, पहले तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं बहुत मुलायम होता है। और फ्रंटल बोन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए खोपड़ी की हड्डी कोमल हो जाती है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो जरा सा चोट लगेगा क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। और डिफॉर्म्ड होकर बड़ी चपटी तथा चौकोर हो जाती है। ललाट की अस्थि जो फॉर्मेट बिगड़कर सामने की ओर अधिक उभर जाता है, अभी हम दिखाएंगे आपको इमेज में भी। अस्थि कोमल हो जाती है तथा लंबी अस्थियों के सिरे बढ़ जाते हैं, जो लंबी अस्थियां होती हैं। अब रीढ़ की हड्डी क्या होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है वो अस्थियां कोमल हो जाकर लचक जाती है, और कुबड़ कुबड़ को क्या कहते हैं, किफोसिस निकल जाता है, तथा कभी कभार रीढ़ की हड्डियां एक तरफ मुड़ जाती हैं, किफोसिस हो जाता है, ठीक है। काइफोसिस या किफोसिस। पैर पैर की जो हड्डियां होती हैं उसकी आकार कैसा हो जाता है, बोन लेग, बोन लेग हो जाता है, ठीक है, बो लेग, ओके, बो लेग हो जाता है। अब आगे देखिए क्या है, अभी आप देखिए इसको, ये देखिए ये नॉर्मल स्थिति है, ये सीधा सीधा देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल स्थिति है। और ये देखिए बोलेक्स, बोलेक्स कैसे हो जाते हैं, अंदर की ओर क्या होते हैं, अंदर की ओर देखिए ये देखिए अंदर की ओर मुड़े होते हैं। और ये है क्या है आपका, देखिए ये बाहर की ओर मुड़े हैं। ये क्या है, ये नोकनी है। इसमें क्या होता है नोकनी में कि जब इंसान उठता है बैठता है तो हड्डियां खटखट की आवाज़ आती है हड्डियों से, ठीक है। अब पसलियाँ जो है रिप्स क्या ऐसी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं तथा मोती जैसे रूप ग्रहण कर लेती हैं। बीडिंग रिप्स हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, रैकेटी और रोजरी बोलते हैं, या रिकेट्स रोजरी भी बोलते हैं, ओके। अब आगे देखिए, अभी इसके बारे में हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये हुआ है, कैसे ये मुड़ गई हैं, मोतियों जैसी हो गई है, देखिए मोतियों जैसी हो गई, ये क्या है, रिकेट्स रोजरी, या तो इसको और क्या बोलते हैं, रैकेटिक रैकेटिक रोजरी, रैकेटिक रोजरी, इसको बार बार हम दोहराएंगे ताकि याद रहे। ये वो कैसी हो जाती है, मोतियों जैसी हो जाती है। अब देखिए बालक की छाती जो होती है कबूतर छाती की तरह, कबूतर छाती बन जाती है, पिजन चेस्ट हो जाता है। अभी देखिए पिजन चेस्ट कैसे होता है, अभी हम इमेज में आपको दिखाते हैं। घुटने जो रहते हैं, घुटने के जॉइंट्स जो रहते हैं, कलाइयाँ क्या होती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, किसके कारण, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये सब रिकेट्स के लक्षण हैं, हम पहचानेंगे इस तरीके से। देखिए ये आप देखिए इमेज देखिए इसमें, ये क्या है, ये पिजन चेस्ट दिख रहा है आपको, ये सब लक्षण है किसके, विटामिन रिकेट्स के, छोटे बच्चों में होती है ना। ये मैं कह रही थी, ये जो तारू होता है ये भरता नहीं है, ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी हो गई, ये माथा जो है बिगड़ जाता है। ये पिजन चेस्ट हो गया आपका, और क्या हो गया, ये हड्डियां जो है कलाई वलाई क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। ये बोलेक्स हो गया, देखिए ये अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से विटामिन डी के ये कमी के ये लक्षण है बच्चों में। अब देखिए दूसरी बीमारी क्या हो जाती है, दूसरी जो बीमारी हो जाती है मांसपेशीय मरोड़, या तो टिटेनी बोलते हैं इसको। वैसे तो ये मेनली ज़्यादातर कैल्शियम की कमी से होता है, लेकिन अगर फास्फोरस कैल्शियम के साथ विटामिन डी की दोस्ती है तो जाहिर सी बात है ये भी एक इफेक्ट डालेगा ही। इसमें क्या होता है, जो शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के चयापचय मेटाबॉलिज्म में असमानताएं आ जाती हैं, तब मांसपेशियां मरोड़ रोग हो जाता है या टिटेनी हो जाता है, क्योंकि ये अच्छे से पच नहीं पाता, इसका चयापचय कैल्शियम और फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म जो है ठीक प्रकार से नहीं होता है, उनमें अनियमितता आ जाती है, सामान्य तरीके से नहीं होता है, तब मांसपेशियां रोग हो जाता है। इस रोग के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, हाथ पैरों में जोड़ों में तीव्र दर्द होता है, पीड़ादायक रहता है, ऐंठन होने लगती है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। देखिए इस तरीके से, इस तरह से जिधर से भी मुड़ा रहेगा ना उधर से ही मुड़ा रहेगा, देखिए इस तरह मुड़ा हुआ है, ऐसे अकड़ जाती है, ठीक है। अब दांतों का झड़ना, क्या होता है, दांत झड़ने लगते हैं या सड़ने लगते हैं, मतलब खराब होने लगते हैं। तो देखिए ये जो दांत गिरना या सड़ना जो भी है, इसमें क्या होता है, बच्चों को विटामिन डी की कमी से समय पर दांत नहीं उगते हैं, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो दांत विकृत और छोटे रह जाते हैं, बहुत ही बेकार, मतलब उतने आकर्षक नहीं होते हैं। वे दांत जो रहते हैं अस्वस्थ हो जाते हैं तथा सड़ने लगते हैं,
क्योंकि दांतों के इनेमल तथा डेंटिन भाग कैल्शियम फास्फोरस का जमाव नहीं कर पाते हैं, उनको मोटा नहीं कर पाते हैं। दांतों में खोड़र या जो है डेंटल कैरीज हो जाते हैं, कैविटीज हो जाती है ना, बोलते हैं। स्वस्थ दांत का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी होती है तो। अब देखिए चौथा जो रोग हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑस्ट्रोमेलेशिया, या इसको बोलते हैं अस्थि मृदुलता। मृदुलता मतलब होता है कोमलता। कोमलता का क्या मतलब होता है कि हड्डी कोमल हो जाती है, ठीक है, मृदुल हो जाती है, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रोमेलेशिया। देखिए आप इंग्लिश ही याद करिएगा, क्योंकि ऐसे ही नेट के एग्जाम में देता है ऑस्ट्रोमेलेशिया, इसको हिंदी में लिखिएगा, ऑस्ट्रोमेलेशिया। यह रोग वयस्क में हो जाता है, इसे बड़ों का रिकेट्स भी कहते हैं, ठीक है, एडल्ट रिकेट्स है। और यह अस्थि रोग विशेषकर गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड धात्री महिलाओं जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, उनमें देखी जाती है। देखिए ये जो है, ये देखिए ये किस तरीके से हड्डियां जो है कोमल होती हैं, जरा सी चोट लगने पर तुरंत से टूट जाती है, लूज हो जाती है हड्डी, ठीक है। देखिए ये लूज हो गई है, देख रहे हैं। अब देखिए आगे, विटामिन डी के कमी के कारण शरीर में क्या हो जाता है, कैल्सिफिकेशन होता है वो कम हो जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरी हड्डियां हैं, ये हड्डी है, इसमें आके कैल्शियम ऐसे ऐसे कैल्शियम और फास्फोरस जुड़ना, कैल्शियम और फास्फोरस का हड्डियों में जुड़ना, वसी अम्लों में जोड़, वसी जो ऊतक होते हैं उसमें जुड़ना, क्या होता है, कैल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, जो ऑस्ट्रोमलेशिया है तो इसके लक्षण देखिए कई तरीके के हैं। सबसे पहले देखिए, रक्त सीरम में एल्कलाइन फास्फेट की वृद्धि हो जाती है, जिससे रक्त में कार्बनिक अकार्बनिक फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है, ठीक। अब विटामिन डी के अभाव में अस्थियां अधिक दुर्बल, निःशक्त एवं कमजोर हो जाती हैं। वे शरीर भार भी नहीं सहन कर पाती, जो शरीर का वजन है वो भी सहन नहीं कर पाता, तथा जरा सी चोट लगने पर, गिर जाने पर हड्डी क्या होती है, टूट जाती है। अस्थियां विकृत हो जाती हैं, मतलब टूटने लगती हैं, तथा विशेषकर पैर और पसलियां तथा रीढ़ की हड्डियां क्या हो जाती हैं, अधिक प्रभावित हो जाती हैं। कमर तथा जांघों में दर्द होने लगता है, क्योंकि हड्डियां सहन नहीं कर पाती ना वजन को, जो हमारे बॉडी वेट है उसको वो लोग होल्ड नहीं कर पाती हैं, चलने फिरने में काफ़ी कठिनाई होने लगती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन और धात्री महिलाओं को ज़्यादातर होता है। गर्भावस्था में ऑस्ट्रोमेलेशिया, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, के कारण गर्भपात हो जाता है, क्योंकि श्रोणि गुहा जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, पेल्विक जो ग्रेडल है, ग्रेडल में क्या हो जाता है, विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, और शिशु जो है असामान्य रूप से विकसित होता है, और उसके विकास में बाधा हो जाती है, क्योंकि फैलती नहीं है, इसलिए उसका गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है, विटामिन डी की अगर कमी होगी तो। रीढ़ की हड्डियां झुक जाती हैं, जिसे कुबड़, पहले भी मैंने बताया, काइफोसिस हो जाता है, ठीक है, और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, रोगी को सीढ़ियां चढ़ने उतरने में काफ़ी परेशानी होने लगती है। इसका उपचार क्या है, आप कैसे उपचार कर सकते हैं, बहुत ही हाई रिच, उच्च कैलोरीज और उच्च प्रोटीन और उच्च विटामिन डी का आहार ग्रहण करना चाहिए जब ऐसी दिक्कत हो जाएगी। देखिए ये है, कीफोसिस हो गया है, देखिए कुबड़ निकल गई है ना, ये नॉर्मल स्थिति है इस तरीके से, लेकिन ये कुबड़ निकला हुआ देखेंगे, किसी किसी को आपने देखा होगा, जाहिर सी बात है, किसी न किसी को होता है। अब है ऑस्टियोपोरोसिस, क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस को बोलते हैं ओल्ड रिकेट्स, ओल्ड एज में ये होता है ना, इसलिए। यह रोग मुख्यतः वृद्धों में ओल्ड एज में होता है। अस्थियां निःशक्त, कमजोर तथा एकदम भुरभुरी, एकदम ब्रिटल हो जाती हैं, तथा जरा सी चोट लगने पर अथवा गिर जाने पर टूट जाती हैं। टूटी हुई अस्थियां जल्दी जुड़ती भी नहीं हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, इसमें जो है अस्थियां हो जाती हैं वो, एक सेकेंड, देखिए जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना, वो दो कारणों से होता है। सबसे पहले हार्मोन्स के जो है कमी होने के कारण हो जाता है, पहला जो कारण है हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, दूसरी जो है वो विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो चलिए देखिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, देखिए क्या है।
देखिए ये ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण हैं। देखिए ये नॉर्मल स्थिति है हड्डी की हमारे, लेकिन ये क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, हड्डियों में छेद हो जाता है, ठीक है, होल ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और इस तरीके से देखिए किस तरीके से ये हड्डियाँ जो हैं पहले ऐसी स्थिति रहती है, फिर बाद में ये ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसे हो जाते हैं। इसलिए ज़रा सा भी चोट लगने पे क्या होता है, खोखली हो जाती हैं हड्डियाँ, तो टूट जाती हैं आसानी से, ठीक है। देखिए, पहला कारण मैंने आपको बताया था ना, हार्मोन्स में कमी होने के कारण होता है। तो देखिए क्या होता है वृद्धावस्था में, हार्मोन्स में गड़बड़ियाँ तथा असंतुलन एवं अनियमित स्राव से जो हार्मोन्स का स्राव कम हो जाता है, अनियमित हो जाता है, तथा ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। विशेषकर महिलाओं में रजोनिवृत्ति मतलब मोनोपॉज जब होता है, जब महिलाओं का जो मासिक धर्म है वो जब बंद हो जाता है, तब ये स्थिति पैदा होती है। क्योंकि रजोनिवृत्ति के बाद मतलब मासिक धर्म बंद होने के बाद यौन हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स का स्राव एकदम नहीं होता है, और पुरुषों में भी एंड्रोजन हार्मोन्स जो है बिल्कुल नहीं बनता है, होता है। तो फिर क्या हो जाता है, इन्हें भी एक बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। पुरुषों में क्या हो जाता है, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। ये पुरुषों में होती है, याद रहे, क्योंकि ये नोट करने वाली चीज़ है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए जो दूसरा कारण है हमारा क्या है, वो आहार में विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी और साथ में कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी आहार में, तब ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। जब आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं रहता है, तब कैल्शियम का अवशोषण भी सही प्रकार से नहीं हो पाता है। इस कारण बिना अवशोषित हुए कैल्शियम मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अतः ऑस्टियोपोरोसिस हो ही जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की हो जाती है कमी, तो कमी हो जाएगी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। नौकनी क्या होती है, देखिए नौकनी जो होती है ये इस तरीके से वृद्धों में या किसी को भी हो सकती है, जो हड्डियों में क्या होती है, खटखट की आवाज़ आती है। देखिए ये आपकी क्या है, नॉर्मल स्थिति है, और ये नॉर्मल स्थिति है ये वाली, और ये जो है आपकी बोलेक्स है, और ये क्या है, नौकनी वाली है, ये बाहर की ओर निकली रहती है, ठीक है हड्डियाँ। देखिए इस तरीके से बाहर की ओर नौकनी है। देखिए अब क्या पढ़ना है, विटामिन डी की अधिकता का क्या प्रभाव है। अगर इतना ही नहीं, कमी ही नहीं, बल्कि इसकी अधिकता भी हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो देखिए अगर विटामिन डी की अधिकता हो जाएगी तो क्या क्या प्रभावित हो जाएगा। विटामिन डी की अधिकता के कारण हृदय, रक्तवाहिनियाँ, फेफड़े, गुर्दे तथा कैल्शियम का जमाव हो जाता है। अगर ये अधिकता हो गई तो जी मिचलाना, सिर दर्द होना, थकान होना, वजन में कमी आना, दस्त, चिड़चिड़ापन, क्रोध, अनादि असामान्य व्यवहार हो जाता है। विटामिन डी की तीव्र विषाक्तता की स्थिति में गुर्दे खराब हो जाते हैं तथा किडनी में पथरी बनने लगता है। बार बार प्यास का अनुभव लगता है, बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है। हृदय के कोमल तंतुओं पर कैल्शियम का जमाव हो जाता है, जो मतलब जहाँ नहीं जमना चाहिए वहाँ भी कैल्शियम का जमाव हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो हड्डियों और उस पे क्या कहते हैं, केवल दांतों पे होना चाहिए, लेकिन ऐसे कोमल तंतुओं पे भी होने लगता है, टिश्यूज़ पे भी। मांसपेशियाँ छिड़ोकर नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जमाव होने लगता है कैल्शियम का, ठीक है। इस तरह से अधिकता भी नुकसानदेह है। मानसिक दुर्बलता आ जाती है और पेशियाँ क्षीण हो जाती हैं। फिर आगे देखिए क्या है, अगर कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई है तो उसके दूर करने के उपाय क्या हैं। उच्च कैलोरी युक्त आहार लें, कार्ड लिवर ऑयल खाएं, विटामिन डी से भरपूर आहार ले सकते हैं, दूध लीजिए, और सरसों या जैतून का तेल लगाकर क्या करना है, धूप में बैठना, बच्चों को छोड़ देते हैं ना सरसों और तेल लगाकर, और सन बात कीजिए। सन बात का क्या मतलब रहता है कि सूर्य की रोशनी में बैठिए। सूर्य की रोशनी चारों तरफ से शरीर को लगेगा तो क्या हो जाएगा, विटामिन डी जो का निर्माण होगा, तो इस तरीके से हमारी हड्डियाँ क्या रहेंगी, मजबूत रहेंगी। तो इस तरीके से हमने जो है पूरा विटामिन डी के बारे में पढ़ लिया है। आपको कुछ चीज़ें और भी याद रखनी है, तो सबसे पहले क्या याद रखना है, तो देखिए नोकनी क्या होता है, मैंने आपको बताया। नोकनी में क्या होता है कि हड्डियाँ बाहर की तरफ होती हैं, और बोलेक्स में क्या होता है, हड्डियाँ जो हैं अंदर की तरफ पैर हो जाते हैं। और क्या होता है, रिकेट्स रोजरी में क्या होता है, जो पसलियाँ होती हैं उसमें मोती की तरह से बन जाती है। पिजन चेस्ट किसका लक्षण है, तो रिकेट्स का लक्षण है, बच्चों में हो जाता है। और क्या कहते हैं, जो रिकेट्स है कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का है। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, जिसका लक्षण है कि कुबड़ निकल जाना, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किफोसिस हो जाता है।
और पिजन चेस्ट हो जाता है, रिकेट्स रोजरी हो जाता है, और क्या हो जाता है, बोलेक्स हो जाते हैं, नोकनी होती है। और ऑस्टियो मलेशिया में क्या होता है, ये गर्भवती महिलाओं और जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनमें होता है। इसी तरीके से जो क्या कहते हैं क्या वो हैं जो वृद्ध लोग हैं उनमें क्या हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इस तरीके से 3 तरीके के जो है रिकेट्स होते हैं। और हमको मिलता कैसे है, तो हम कार्ड लीवर खाएँगे, उच्च कैलोरी युक्त आहार लेंगे, इस तरीके से हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। और टिटैनी भी हो जाती है कैल्शियम की कमी से। लेकिन इसमें विटामिन डी में भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम और फास्फोरस को ऑब्जर्व करने में, ठीक है, और शोषण में मदद करता है। तो इस तरीके से विटामिन डी की जो है मैंने डिटेल में आपके साथ चर्चा की है। आई होप्स कि आपको जो है बहुत अंदर अच्छे से अंडरस्टूड हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हम बता दे रहे हैं कि इसी चैप्टर का जो है जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए होंगे विटामिन डी से रिलेटेड, चाहे वो नेट में, चाहे तो क्या कहते हैं टीजीटी पीजीटी होम साइंस में, होम साइंस के जो होते हैं, तो अगर कहीं भी किसी और भी एग्ज़ाम में पूछा गया होगा तो उसके पूरे मैं क्वेश्चन सेट लेके आऊँगी, जैसे कि मैंने विटामिन ए का लाया था। तो आप फुल प्रैक्टिस आप करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टाटा।